हाय बच्चा लोगों, कैसे हो बेटे? ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए चैप्टर ग्रेविटेशन दैट इज ग्रेविटेशन। कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा एकदम से, ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन को सुनते ही आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन जो है बनने शुरू हो गए होंगे बेटे। अरे क्या होता है बेटे, जब आप क्रिकेट खेलते हो, बैट्समैन जो है सिक्स मार देता है ऊपर, ठीक है, तो बॉल ऊपर जा रही है और जो है बाउंड्री लाइन पर जो है उसको कैच करने की कोशिश करता है, तो बॉल कहाँ गिरती है? नीचे गिरती है। ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन जो है नीचे गिर जाता है। क्यों नीचे गिर रहा है? ये ऊपर क्यों नहीं गया भाई? ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का जवाब है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन due to which earth attract. It is a force of attraction due to which earth attract other object towards itself. तो ग्रेविटेशन से पहले हमें ये वर्ड पढ़ना है बेटे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। बॉल हमने ऊपर फेंकी, बॉल नीचे गिर रही है। पेन हमने छुटका मारा, वो पेन नीचे गिर रहा है। कोई भी कंकड़ ऊपर फेंके, वो नीचे गिर रही है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है बेटे? एरोप्लेन अगर खराब हो जाए, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो एरोप्लेन नीचे जाएगा। कल जो एरोप्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है ना, वो एरोप्लेन कहाँ पड़ा है? नीचे पड़ा है। क्यों बेटे? किसके कारण? व्हाट इज दिस? तो उसका रीजन है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि जो आपकी अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है जी। अब कहीं क्वेश्चन है बेटे, अगर आप रात को सोए हुए हो और अचानक उठ जाते हो और आपको जो है रात को जो है आसमान में चांद दिखाई दे रहा है, तो क्या सोचते हो? अरे ये चांद नीचे क्यों नहीं आ रहा? या आप जो है उठ के ऊपर क्यों नहीं जा रहे? दिन में वो सन आपको दिखाई दे रहा है, वो सन नीचे क्यों नहीं आ रहा भाई? ठीक है ना। एक आपके घर की जो दीवार है, वो दीवार उठ के जो है तुम्हारी दूसरी दीवार के पास क्यों नहीं आ रही है? ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है बेटे, और इन क्वेश्चनों का जवाब हम देने के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए बता रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो समझने की कोशिश करना बेटे, कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बेटे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है भाई? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटे, इस यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये पेन ये जो है दूसरी दीवार को अपने अट्रैक्ट कर रहा है। ये मेरे सामने जो टेबल रखी है वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं उसको अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटे। यूनिवर्सल लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस, ACCORDIN, अकॉर्डिंग टू दिस every object in the universe, according to this, every object in the universe attract every other object,
every other object with a force which is number one, directly proportional to the product of their masses. कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, संसार में जो भी वस्तु है वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, किस फोर्स के द्वारा? ठीक है, विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। सेकेंड, यूनिवर्सली, वो जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है जी, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको समझो बेटे, क्या है जी, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है बेटे। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट जो है हमारी अर्थ है, ये अर्थ, और ये ऑब्जेक्ट हमारी कोई दूसरी वस्तु है, कोई वस्तु है, ठीक है जी, ये अर्थ है और ये बाल है, ठीक है जी, ये अर्थ का सेंटर है, ये बाल का सेंटर है। इसका जो मास है वो मास है कैपिटल है, मास। इसका जो मास है वो है स्मॉल है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है बेटे, एक ऑब्जेक्ट जो है अर्थ है और दूसरी ऑब्जेक्ट है कोई बॉल, गेंद, ठीक है ना। अर्थ का मास कैपिटल एम है, बॉल का मास स्मॉल एम है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो d है। अब पहले के अनुसार बेटे, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है बेटे, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये बॉल इस धरती को अपनी ओर खींच रही है और अर्थ जो है वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो जो फोर्स है, फोर्स को कहेंगे बेटे एफ। पहले पॉइंट के अनुसार फर्स्ट, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। इसका मास कैपिटल एम और इसका मास स्मॉल है। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया बेटे। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि इस अर्थ का मास और बॉल के मास को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड, ये सेकंड क्या कह रहा है बेटे, ये सेकंड क्या कह रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता तो वन ऊपर जाता है बेटे हमेशा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, या जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, ये हो गया 2। और इनको एडिंग 1 and 2, एड 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो क्या आता है बेटे, एफ, ठीक है जी, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, या एफ, इसकी जगह बेटे आ गया कैपिटल जी, कैपिटल एम स्मॉल एम डी स्क्वायर, ठीक है जी। और कैपिटल जी क्या निकालो बेटे, यहाँ पर कैपिटल जी निकालो तो मैं एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल। यहाँ पर जो
एफ है वो है फोर्स जो दोनों के बीच में लग रही है, डी क्या है वो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, कैपिटल एम क्या है मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम क्या है मास ऑफ बॉल, जी क्या है कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स, ग्रेविटेशनल TATIONAL ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है जी। इसकी जो यूनिट है पेपर में बेटे इसकी यूनिट पूछा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये सारा चीजें पूछा जाता है बेटे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये सब पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स। अब वो जो फोर्स है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो फोर्स इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया ये आ गया। ठीक है जी। अब इसकी जगह इक्वल का चिन्ह आ गया। जब इस चीज की जगह इक्वल का चिन्ह आ गया तो ये कैपिटल जी हमने लिख दिया है। ठीक है जी। और कैपिटल जी अगर यहाँ निकालेंगे तो कैपिटल जी बराबर ये आ जाएगा हमारा। और जो कैपिटल जी है वो है क्या, कैपिटल जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। इसकी यूनिट कैसे निकालते देखो बेटे, इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं दिखाई नहीं दे रहा बेटा, नहीं दिखा रहा। चलो आगे चलते हैं। इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं। ये जो फोर्स है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है जी। और डिस्टेंस की यूनिट होती है, डिस्टेंस को किसमें बेटे मीटर में नापा जाता है तो वो आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे कितने मास है, ये भी मास है ये भी मास है और मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो किलोग्राम मल्टीप्लाई किलोग्राम तो यूनिट क्या हुई, यूनिट क्या हुई बेटे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यही मैंने यूनिट की बेटे से। इसकी जो यूनिट का मतलब है जिसमें इसको मापते हैं मीज़र करते हैं। जैसे दूध को मिल्क को लीटर में नापते हैं। ठीक है ना। चीनी लेने जाते हैं तो चीनी को किलोग्राम में मापा जाता है। उसी तरह से इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर में मेजर करते हैं। ओके अब आगे चलते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस इस लॉ की बेटे, ये जो लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी जो इंपॉर्टेंस है इसकी इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस इस लॉ की बेटे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन several phenomena इट इज यू। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इससे विभिन्न प्रकार की अनेक फिनोमेना अनेक परिघटनाओं को हम समझ सकते हैं बेटे। जैसे फोर्स दैट बाइंड अस विद द अर्थ, लाइक नंबर 1 द फोर्स दैट binds us with the earth। भाई हम कहाँ चल रहे हैं, धरती पे चल रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, खेल रहे हैं, धरती पे तो खेल रहे हैं बेटे। हम धरती से उड़ के अपने आप ऊपर क्यों नहीं जा रहे बेटे, धरती से उड़ के अपने आप ऊपर क्यों नहीं जा रहे,
क्योंकि हमारे और धरती के बीच में एक फोर्स लग रही है और उस फोर्स का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटे, ठीक है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। तो ये इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा। दूसरा, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये जो मून है, आपने सुना होगा बेटे, मून किसके चारों तरफ घूमता है, सन उसको सॉरी अर्थ के चारों घूमता है। मून जो है किसके चारों तरफ घूमता है बेटे, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो उसका पता भी किससे लगाया, कैसे पता चला, वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक है। मोशन ऑफ प्लेनेट, मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ प्लेनेट घूम रहा है जी, सन के चारों तरफ प्लेनेट घूम रहा है। प्लेनेट कितने होते बेटे, मवम जसून पी, तरीका बता तुम याद करने का बेटे, मवम मवम जसून। देखिए एम का मतलब है मरकरी, वी का मतलब वेनस, ई का मतलब अर्थ, एम का मतलब मार्स, जे का मतलब जुपिटर, एस का मतलब सेटर्न, ठीक है, यू का मतलब यूरेनस, एन का मतलब नेपच्यून। ये प्लेनेट है बेटे सारे, ठीक है जी। अगर आपको प्लेनेट के बारे में बताना है तो इस तरह याद कर लो, मवम जसून। एम का मतलब मरकरी, वी का मतलब वेनस, ई का मतलब अर्थ, एम का मतलब मार्स, जे का मतलब जुपिटर, एस का मतलब सेटर्न, यू का मतलब यूरेनस, एन का मतलब नेपच्यून। और ये सीक्वेंस में याद करते बेटे, ये नहीं आप मरकरी के बाद में क्या बोल दो, नेपच्यून बोल दो, ठीक है ना। अर्थ से कौन कितना दूर है वो इससे पता चल जाता है बेटे, अर्थ के पास कौन है वो आज से पता चल जाता है, ठीक है। सन के पास सबसे नजदीक कौन है आपको पता चल जाएगा जी। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, ये सारे जो प्लेनेट है, और ये प्लेनेट किसके चारों तरफ घूम रहे हैं बेटे, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। उसकी नॉलेज भी किससे मिलती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। उसके बाद टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, ठीक है बेटे। ये टाइड्स क्या होते हैं बेटे, समुद्र का पानी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। जो समुद्र के आसपास रहते हैं लोग बाग, जो समुद्र के आसपास लोग बाग रहते हैं, अगर रात को समुद्र के पास आप जाओगे और चांद निकला हुआ है, काफ़ी चांद निकला हुआ है, अर्थात पूर्णमासी आई हुई है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है फुल मून है, जिस दिन फुल मून है तो उस दिन जो है वाटर लेवल ऑटोमेटिकली अपने आप थोड़ा ऊपर आ जाता है, अर्थात पानी जो है समुद्र का पानी जो है उठकर थोड़ा ऊपर आ जाता है। इसको कहते हैं टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स। दो तरह के टाइड होते हैं। जब समुद्र का पानी ऊपर आता है उसको हाई टाइड कहा जाता है, जब समुद्र का पानी नीचे आ जाता है उसको लो टाइड्स कहा जाता है। तो हाई टाइड्स कब होते हैं, रात के समय जब फुल मून होता है तो समुद्र का पानी ऊपर आ जाता है, उसको कहते हैं हाई टाइड। और दिन के अंदर वो पानी नीचे चला जाता है, उसको कहते हैं लो टाइड्स, ठीक है जी। तो टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, उसका भी किसके द्वारा पता चलता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस तरह से आपको मालूम हो गया है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट है इसके अंदर फ्री फॉल। नेक्स्ट है बच्चे फ्री फॉल। ठीक है बेटे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट
fall freely towards earth under the gravitational force, under the gravitational force under the gravitational force alone. Under the gravitational force alone, we say that the object is in free fall. Is in free fall. Is in free fall. Here the velocity of object change. Here the velocity of object change and it undergo an acceleration and it undergoes an acceleration called acceleration due to gravity. जब किसी वस्तु को when an object fall freely towards earth, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, फ्रीली गिर रही है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है. क्या एक्सेलरेशन? कुछ बच्चे कहेंगे सर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम. मान लीजिए कोई कार चला रहा है, अचानक उसके सामने कुछ आ जाए तो वो क्या लगा देता है बेटे? ब्रेक लगा देता है, तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई और उसमें जो टाइम लगा, ठीक है ना. तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी में जो परिवर्तन आता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन. टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी कम होगी या वेलोसिटी बढ़ेगी. तो टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो कह रहा है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फ्रीली गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो परिवर्तन हो रही है, ठीक है ना. अब टाइम भी लगा है तो उसके अंदर क्या पैदा हो गया बेटे? एक्सेलरेशन पैदा हो गया है. उस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उस एक्सेलरेशन का कहा जाता है ड्यू टू ग्रेविटी. और फ्री फॉल क्या है? जब कोई बॉडी धरती की तरफ, अर्थ की तरफ फ्रीली गिर रही है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फ्री फॉल है, ठीक है. अच्छा, इट इज डिनोटेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. इसको बेटे इस जी से डिनोट किया जाता है. एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. इसकी जो यूनिट है वही यूनिट होती है जो यूनिट जो है एक्सीलरेशन की होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी. अब इसको हम समझते हैं बेटे. एक लॉ पढ़ा होगा आपने, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक फॉर्मूला आया था, हमने पढ़ा था बराबर F बराबर ma, ठीक है जी. F बराबर a जो है यहाँ एक्सीलरेशन क्या है? वो है स्मॉल जी. इफ a तो mg, ठीक है जी. अभी हमने ये तो था फ्रॉम second law of motion.
सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने पढ़ा था F बराबर ma, अगर a g है तो F बराबर mg। और हमने एक चीज और पढ़ी बेटे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे पढ़ा था हमने बेटे F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है जी, इन दोनों को कंपेयर कर देते बेटे। ठीक है जी, तो ये mg इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। देखो बेटे, ये F बराबर ma, ये हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब हमने फोर्स वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक फॉर्मूला आया था F बराबर ma। m क्या है मास, a क्या है एक्सेलरेशन। परंतु यहाँ पर जो जब वस्तु फ्री फॉल हो रही है तो उसके अंदर कौन सा ग्रेविटेशन पैदा हो रहा है बेटा, कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको क्या कहा जाता है g। तो a की जगह हमने